हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी का जो क्लास है हमारा इनकम टैक्स का है। बेसिकली इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो हम कर रहे हैं सेम कंटिन्यू करेंगे। ये आपका पेपर नंबर 2 का क्लास है। पेपर नंबर 2 दैट इज हम लोग कॉमर्स का क्लास जो कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आई थिंक ये हमारा 8 क्लास होगा इनकम टैक्स का। एंड हमने अभी तक जो कंप्लीट किया है ये हो चुका है। दिस इज ऑल्सो डन। कंप्यूटेशन हो चुका है। यस, डिडक्शंस हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, यहाँ से हमको एक्चुअली से स्टार्ट करना है। तो हम लोग पीएफ के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। पीएफ का क्या कैलकुलेशन है, पीएफ का क्या फॉर्मूला है, ये हम लोग देख रहे थे। अभी जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक मिनट। ठीक है, तो अभी ग्रेचुटी का हो गया। लीव इनकैशमेंट हम लोग कर चुके हैं। प्रोविडेंट फंड मैंने बता दिया था आपको। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड भी हो गया था। आरपीएफ, यूआरपीएफ, एसपीएफ एंड पीपीएफ। आरपीएफ जो होता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड जो होता है विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेसिकली होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि सभी के लिए होता है, जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है वो भी इसमें पैसे डाल सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी इसमें पैसे डाल सकते हैं। जो सैलरीड पर्सन है वो भी इसमें पैसे अपना सबमिट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना रिटायरमेंट के लिए। मिनिमम कितना था? मिनिमम हम 500 रुपीज से कर सकते हैं। मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं? मैक्सिमम हम 1.5 लाख तक जा सकते हैं। ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए थे अभी तक। तो यहाँ पे देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम, इसमें हमें क्या याद रखना है? दैट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये आपका इनकम टैक्स अंडर द 1961 के अंदर नॉट, दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जैसे कि गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट लिखा है। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ही रिलेटेड है। ठीक है, 12% ये सब अभी हम पढ़ेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जहाँ पे आप देखोगे ये आपका डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट को और अच्छा मीन्स अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ये सभी के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए है। अगर वो खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी हो सकता है, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उनके लिए भी हो सकता है। पीपीएफ का ये ऑप्शन। ठीक है, मिनिमम अमाउंट हम इसमें 500 जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 1.5 जमा कर सकते हैं। अब यहाँ से आता है बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे कि देखोगे यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, ये आपका एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयर्स मतलब क्या होता है? हम कंपनी की कंट्रीब्यूशन की बात करें। एम्प्लॉय मतलब हम अपने कंट्रीब्यूशन, मतलब एक इंडिविजुअल जो वहाँ काम कर रहा है उसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें। अब अगर स्टैट्यूटरी पीएफ की बात करें, एसपीएफ विच इज आपका जहाँ पे गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, कुछ टैक्सेबल नहीं होता है। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, समझ रहे हो। एंड अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय जो है डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है 80C के अंदर 1.5 लाख तक का। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कौन सा था? विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स। इसमें आपका अगर अमाउंट एक्सेस ऑफ 12%, आपको बस याद रखना है, अमाउंट एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। एंड एम्प्लॉय डिडक्शन की बात करें तो एम्प्लॉय में आपका 80C के अंदर आप एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए, एम्प्लॉयज। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड जो कि आपका कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं होता है उसको हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ये टैक्सेबल नहीं होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, एंड ना ही ये कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल है। कंट्रीब्यूशन मतलब डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है एम्प्लॉय की तरफ से। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में तो कोई एम्प्लॉयर होगा नहीं। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ आपका सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है ज्यादातर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का तो कोई कंपनी वगैरह है नहीं, तो उसका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन देने के लिए होगा नहीं, तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है।
और एम्प्लॉय की बात करें, मतलब जो पर्सन, मतलब जिसका बिजनेस है, अगर वो अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है तो वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका कंट्रीब्यूशन पे था, जो आपका एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन में आता है, उसके ऊपर ये पेज था, जिसमें आपका पीपीएफ पे ये अप्लाई ही नहीं होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि पीपीएफ किसके लिए होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या मेरा कोई बॉस होगा? नहीं। क्या मेरा कोई कंपनी होगा? नहीं। तो क्या मैं खुद से कर सकती हूँ? यस। तो ये पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा पार्ट जो एम्प्लॉयज का है वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें जो आपका इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयर का, मतलब इंटरेस्ट कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके इंटरेस्ट की बात करें। एंड एक इंटरेस्ट हो गया एम्प्लॉय का, मतलब हमारा खुद का। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड विच इज आपका गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे भी एम्प्लॉयर की तरफ से फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर की तरफ से जो इंटरेस्ट है उस पर कोई टैक्सेबल नहीं लगेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में आपका कुछ एग्जेम्प्टेड पार्ट है, लिमिट है उनका कंट्रीब्यूशन पे। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स की तरफ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी का इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सेस होता है 9.5%, आपको याद रखना है, ऑफ सैलरी। एंड एम्प्लॉय का भी सेम है 9.5% ऑफ सैलरी। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल नहीं है, ये भी आपका नॉट टैक्सेबल। पीपीएफ अप्लाई ही नहीं होता है, और पीपीएफ अगर एम्प्लॉय की बात करें तो फुल एग्जेम्प्ट, कोई टैक्सेशन नहीं है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका सेम पेज है, सारा कुछ जो अभी तक हमने किया सबको एक साथ। अगर हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी अनरिकॉग्नाइज पीपीएफ, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए होता है, तो एम्प्लॉयर की तरफ से कोई टैक्सेशन नहीं होगा, एम्प्लॉय की तरफ से एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए। आरपीएफ विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसमें अमाउंट एक्सेस 12% हमें याद रखना है ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। ठीक है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉय में डिडक्शंस मिलेगा 80C के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या लिखा है, तो दिस इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, और यहाँ पे भी एलिजिबल नहीं है डिडक्शन के लिए। पीपीएफ में आपका कोई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का एम्प्लॉयर ही नहीं होता है, पीपीएफ का कोई कंपनी नहीं होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे 80C के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। अब जैसे कि एसपीएफ की बात करें हम लोग, तो जो हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसकी बात करते हैं। मतलब हमने पढ़ा था ना कि अगर आप चाहो अपना पीएफ में से, जो अगर मान लो आपको इमरजेंसी होता है, तो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप अमाउंट अगर विड्रॉ करते हो, वैसे तो ये होता है आपका रिटायरमेंट के लिए, लेकिन लेट्स सपोज इन केस आपको बहुत इमरजेंसी पड़ी और आपको कहीं से फंड का जुगाड़ नहीं हो रहा है, आपने सोचा कि मैं अपना पीएफ अमाउंट को यूज करूंगा, मैं पीएफ अमाउंट विड्रॉ करूंगा, तो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बट उसका कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप इन सर्विस विड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये तो वैसे अलाउड नहीं होता है, बट हम देखेंगे इन सर्विस अलाउड है यहाँ पे या फिर नहीं है। बट आफ्टर रिटायरमेंट निकालते हो, आफ्टर डेथ निकालते हो, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस निकालते हो, तब क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स आफ्टर रिटायरमेंट विड्रॉ कर रहे हैं या टर्मिनेशन विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हम इन सर्विस में क्या विड्रॉ कर सकते हैं पीएफ का अमाउंट? नहीं, इन सर्विस हम पीएफ का अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमाउंट बेसिकली आपका रिटायरमेंट के लिए होता है। आपका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जब हो जाए, मान लो, तो आप अपना ओल्ड लाइफ अच्छा से गुजारा बसेरा कर सको, इस वजह से ये पीएफ का ऑप्शन आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि आप कुछ बचाओ, सो दैट आप रिटायरमेंट के बाद इस मनी से अपना गुजारा बसेरा कर सको। तो अब ये रिटायरमेंट के बाद हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इज स्टैट्यूटरी पीएफ है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप अपना ही पीएफ का मनी विड्रॉ कर रहे हो रिटायरमेंट के बाद, टर्मिनेशन के बाद, तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें तो कुछ एग्जेम्पशंस है, बट यहाँ कुछ कंडीशंस भी है। यूआरपीएफ की बात करें, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। किसका कॉन्ट्रीब्यूशन? यूपीएफ की बात करें, अगर हम अनरिकॉग्नाइज्ड
प्रोविडेंट फंड की बात करें, ठीक है, और अगर इसमें हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं रिटायरमेंट पे या फिर डेथ पे हम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, और अगर हम एक एम्प्लॉय है तो हमारे कंट्रीब्यूशन में देयर इज नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। लेकिन हमने तो देखा एम्प्लॉय का, लेकिन बट इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट एम्प्लॉय का, इसमें आपको टैक्स लगेगा। एंड वो टैक्स किसके अंदर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS। वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में फॉल करते हो, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, और आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो रिटायरमेंट के बाद या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के बाद, मतलब एक्चुअली आपका एंड हो गया है सर्विस का, तो आप उसके बाद ये PF अमाउंट अगर निकाल रहे हो एंड आप अगर UPF में फॉल करते हो, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट होगा, मतलब आपने जो कुछ भी अमाउंट जमा करा रखा है ना, उस पे भी तो इंटरेस्ट जाता है ना। हमने पढ़ा था PF में आपका 4 पूरा पॉइंट्स पे अमाउंट जाता है। तो जो आपका इंटरेस्ट है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में, वो टैक्सेबल होगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब हमारा दो और सोर्स है ना, एम्प्लॉयर का है और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें टैक्सेशन होता है या नहीं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे दैट विल बी कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देयर ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट ल्यू इन सैलरी, मतलब इस पे टैक्सेशन होते हैं, इन दोनों पे टैक्सेशन होगा, ठीक है, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हमारा जाता है वैसे ही। अब हम PPF की बात करें तो PPF तो हमारा खुद का अमाउंट है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमारी ना ही कोई कंपनी है, हम अपने से 500, 600, 10,000, 1 लाख से कम डाल रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बट 1.5 लाख से कम डाल रहे हैं, तो इसमें आपका कोई टैक्सेशन नहीं है, दिस इज फुल्ली एक्सेम्प्ट। ठीक है, क्लियर होगा मुझे लग रहा है यहाँ तक। अगर कुछ डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो मतलब, एंड मैं हेल्प करूंगी उस पर आपको, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 1011 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हम कोई भी पेमेंट करते हैं प्रोविडेंट फंड में, विच इज आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट में आता है 1925 में। तो आपका अगर PPF की बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, सेक्शन 1012 के अकॉर्डिंग जो भी आपका बैलेंस ड्यू होता है अगर एम्प्लॉय की तरफ से पेमेंट करने का, और आप एक RPF में फॉल कर रहे हो, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे हमने RPF का पढ़ा, एग्जेम्प्ट है बट अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है। हाउएवर 1 अप्रैल 2021 से एग्जेम्पशन जो है 10, 11 और 12 के अंदर, 10, 11 कौन सा हुआ, 10, 11 मतलब ये इसकी बात करें, 10, 11 एंड 12 के अंदर, ठीक है, इस पे ये नॉट अवेलेबल इनकम जनरेटेड इंटरेस्ट, लेकिन जो होता है कंट्रीब्यूशन, अगर आप PF में कर रहे हो, RPF में कर रहे हो, अगर एक्सीड होता है 2.5 लाख से, मतलब अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से अमाउंट एक्सीड होता है, अगर 2.5 लाख से अमाउंट एक्सीड होता है किसमें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, इन एनी प्रीवियस ईयर, तो जो फंड होगा ना PPF का, सॉरी हाँ, तो इस पे आपका टैक्स लगेगा, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, फॉर फंड विदाउट एनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब जैसे कि ये एक ऐसा फंड है जिसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये PPF है और इसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इसका लिमिट जो है 5 लाख तक का किया गया है। इंटरेस्ट जो भी होता है आपका 5 लाख तक में, आपका कोई आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा। मतलब इसमें जो कुछ भी हम PPF में मनी जमा कर रहे हैं, लिखा ये है कि हम PPF में भी तो एक्चुअली मनी जमा कर रहे हैं। अब हमारा मनी जमा करते करते मान लो 5 लाख तक हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे मनी इन्वेस्ट किए हुए पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 5 लाख से एक्सीड होता है, अगर ये एक्सीड होता है तो ये हमारा टैक्स में आ जाएगा। अगर इसका इंटरेस्ट 5 लाख से एक्सीड नहीं होता है तब तक इस पे एग्जेम्प्टेड रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम PPF पे हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे जमा किए हुए अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। PPF का जो हमारा इंटरेस्ट है अगर 5 लाख से एक्सीड करता है तो उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर वो 5 लाख से एक्सीड नहीं होता है तो दैट इज
ऑल्सो एग्जेम्प्ट, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, विल रिमेन एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन मेड अप टू 31st 2021 विल बी एग्जेम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है, बट इंटरेस्ट जो है 10, 11 और 10, 12 की बात करें 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा कि आपका 2.5 लाख तक, ये वाला पेज में, हाँ यहाँ पे लिखा कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में आपका जो इंटरेस्ट का लिमिट होता है दैट इज 5 लाख, इंटरेस्ट का जो लिमिट है दैट इज 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक आपका इंटरेस्ट का लिमिट है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एग्जेम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात किया गया है, जो पेबल होता है एम्प्लॉय को, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब वो प्रोविडेंट फंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स, ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे आरपीएफ को कैलकुलेट करने समय कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। अब क्या है वो पॉइंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या उस एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली 5 साल सर्विस प्रोवाइड किया है उस कंपनी को या नहीं, ठीक है। मैं ये पॉइंट्स शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर हम एक्यूमुलेटेड आरपीएफ को कैलकुलेट करें, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय, तो सबसे पहला कंडीशन हमें ये देखना होगा कि क्या उस एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली विदाउट कोई इंटरप्शन का 5 साल का सर्विस प्रोवाइड किया है या नहीं प्रोवाइड किया है। पहला पॉइंट ये हो गया। अगर उसने 5 साल का पूरा सर्विस प्रोवाइड किया है, इफ यस, तो इस पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इफ कि अगर उसने 5 साल नहीं दिए हैं कंपनी को, अगर उसने मान लो 5 साल नहीं दिए हैं, कुछ रीजन से उसने सिर्फ 2 साल 3 साल दिया है, नो का कंडीशन आ गया। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो उसकी सर्विस टर्मिनेट हुई थी, जो उसकी सर्विस एंड हुई थी, टर्मिनेट हुई थी, क्या उसका रीजन कुछ ऐसा है, ऐसा मतलब सर्विस टर्मिनेटेड क्या उसके हेल्थ की वजह से हुई थी, पहला कंडीशन उसका हेल्थ की वजह से हुआ था। दूसरा कंडीशन कि क्या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया एंड उसको बिजनेस को एंड करना पड़ा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया जिसकी वजह से उसको बिजनेस एंड करना पड़ गया, या फिर कोई ऐसा रीजन था जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था, जो एम्प्लॉय के बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, क्या कुछ ऐसा रीजन था जो उसके कंट्रोल में नहीं था। ये मैं किसके क्राइटेरिया बता रही हूँ, ये मैं नो के क्राइटेरिया को बता रही हूँ आपको। फिर से देखो, हम एक्यूमुलेटेड आरपीएफ को देखेंगे एम्प्लॉय का कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या एम्प्लॉय ने कंटिन्यूअसली 5 साल का सर्विस कंपनी को दिया है या नहीं दिया है। हाँ, दिया है उसने 5 साल का सर्विस, ठीक है। अगर उसने कंटिन्यूअसली 5 साल का सर्विस दिया है, ठीक है, वो हमारा वफादार एम्प्लॉय है, हम उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे, उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेट्स सपोज कि उसने 5 साल नहीं दिए हैं, कुछ रीजन हो गया 5 साल नहीं दे पाया। अब हम देखेंगे कि वो जो 5 साल नहीं दे रहा है, नो का रीजन आया, ये क्यों आया, उसका सर्विस जो एंड हुआ ये क्यों हुआ, क्या उसकी तबीयत खराब थी, उसकी हेल्थ इश्यूज थी, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन था जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था। अब लेट्स सपोज इसमें से कोई भी एक रीजन होता है। अब अगर इसमें से कोई भी रीजन एक होता है, ठीक है, तो ये आपका येस में जाएगा और ये पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट, मतलब कोई टैक्सेशन इस पे नहीं लगेगा। लेट्स से कि मान लो ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, उसने अपने वजह से कुछ भी XYZ रीजन से छोड़ा है, बट इसका रीजन जो है इसमें फॉल नहीं होता है, ठीक है, इसमें फॉल नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो उसका बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्या वो ट्रांसफर हुआ था आरपीएफ में न्यू एम्प्लॉयर में, ठीक है। मतलब हमें ये देखना है नो के कंडीशन में कि जहां भी उसने नया ज्वाइन किया उसके जो भी न्यू एम्प्लॉयर थे, क्या उसका पूरा अमाउंट आरपीएफ में ट्रांसफर हुआ है। अगर आरपीएफ में ट्रांसफर हुआ है, अगर यस है, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, हम उस पर टैक्सेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आरपीएफ में ही अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करा रहा था अभी तक भी, ठीक है। क्या लिखा है, इज द एंटायर बैलेंस
जितना भी उसका बैलेंस अब बचा था एम्प्लॉय का क्रेडिट बैलेंस, क्या उसने नया एम्प्लॉयर में मतलब नया कंपनी में पूरा का पूरा अमाउंट आरपीएफ के साथ ही मेंटेन किया है, आरपीएफ में ही कंटिन्यू किया है? अगर ऐसा है कि हाँ उसने आरपीएफ में ही कंटिन्यू किया है, पैसे निकाले नहीं हैं, तब वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। अगर उसने आरपीएफ में नहीं किया है, मान लो पैसे निकाल लिए, यूज कर लिए, मान लो ये वाला नहीं कंडीशन फॉलो किया, पूरा का पूरा यूज कर लिया, नो, ठीक है, तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब हम देखेंगे कि क्या वो एंटायर बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एम्प्लॉय ने एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो हम ये याद रखेंगे कैसे, शॉर्ट में हमें याद रखना है। पहला कंडीशन तो आरपीएफ का हो गया, दूसरा कंडीशन क्या उसने एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। एनपीएस अकाउंट से उसका कुछ लेना देना है जो सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर आता है, अंडर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसने ऐसा एनपीएस में किया है, इफ यस देन ये पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ नो, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, देन ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चार्ट के हेल्प से आपको ये वाला पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा। एंड कहीं कुछ डाउट हो, आप एक बार दोबारा से वॉच करो, नहीं समझ में आता है मुझे बताओ, मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पे हमने बनाया है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम आरपीएफ को कैलकुलेट करने से पहले किसी भी एम्प्लॉय का ये कंडीशंस चेक करेंगे, क्या उसने कंटिन्यूअसली 5 ईयर सर्विस दिया है कंपनी को। इफ यस दिया है देन एग्जेम्प्ट। अगर उसने 5 साल पूरा नहीं दिया है, हम चेक करेंगे कि उसकी सर्विस एंड क्यों हुई है, रीजन क्या था। अब हम देख रहे हैं उसका हेल्थ इश्यूज था क्या, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो वर्क कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, या फिर एम्प्लॉय के मीन्स वो जो कुछ भी सिनारियो था जिसकी वजह से उसने जॉब को डिसकंटिन्यू किया, वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था। अगर ऐसा कुछ है तब हम उसको पूरा का पूरा एग्जाम कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम चेक करेंगे कि उसने नया जहां भी जॉब ज्वाइन किया, क्या वो आरपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर रहा था। अगर वो कंटिन्यू कर रहा था तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रहा था तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये चेक करेंगे, नो में एक और क्राइटेरिया है, एनपीएस अकाउंट अगर उसने मेंटेन किया है यस तो वो एग्जेम्प्ट होगा, अगर उसने नहीं मेंटेन किया है तो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आरपीएफ का कंडीशन। अब यहाँ पे आपका इजी पॉइंट में लिखा हुआ है कंडीशंस एंड क्या एग्जेम्प्ट है क्या टैक्सेबल है। अब जैसे कि देखो, हम देखेंगे जो हमने इस शीट में पढ़ा ना, ये वाला शीट में सेम पेज वहां पे वर्ड्स में लिखा हुआ है कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन कि एम्प्लॉय ने 5 साल का सर्विस दिया है एटलीस्ट, अगर उसने दिया है तो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, अगर उसने 5 साल का सर्विस नहीं दिया है, उसकी सर्विस क्यों टर्मिनेट हुई थी, रीजन क्या था, हम देखेंगे क्या उसकी तबीयत खराब थी, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था, या उसका एम्प्लॉयर ने ही डिसकंटिन्यू करा दिया है, या फिर कोई भी ऐसा सिनारियो था जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट अमाउंट हम देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या उसने एंटायर बैलेंस जो है क्रेडिट जो एम्प्लॉय का था उसने आरपीएफ में ही मेंटेन किया नया कंपनी के साथ। अगर ऐसा है तो एग्जेम्प्ट, नहीं है तो टैक्सेबल। फिर एंटायर बैलेंस उसने एनपीएस में क्या ट्रांसफर किया था एज पर अकाउंट 80 सेक्शन 80 सीसीडी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऐसा है एग्जेम्प्ट, नहीं है टैक्सेबल। अगर इसमें से कोई भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा अमाउंट दैट विल बी टैक्सेबल। तो ये सारे कंडीशंस है एंड ये सारे पॉइंट्स है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस कुछ अवेलेबल है नया रिजीम के अकॉर्डिंग। तो ये मुझे लगता है पेंशन वाला पॉइंट आपका, सॉरी पीपीएफ वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल अंडर न्यू रिजीम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउड है स्पेशल डिसेबल्ड पर्सन को,
कन्वेंस अलाउंस रिसीव जो होता है, कन्वेंस अलाउंस एम्प्लॉयमेंट को, वो भी उसका एक्सपेंडिचर का एक पार्ट होता है, तो वो दिया जाता है। कॉम्पनसेशन होना मिलता है एम्प्लॉयज को, जो कुछ भी वो एक्स्ट्रा ट्रैवल टूर पे कर रहे हैं वो भी। डेली अलाउंस मिलता है ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज, मींस ऑर्डिनरी लाइक एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए। परकेजेट्स ऑफिशियल पर्पस एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, ये हम पढ़ेंगे। ग्रेचुटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड लीव इनकैशमेंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीव इनकैशमेंट में जहाँ पे हमने क्या देखा था, कहाँ गया लीव इनकैशमेंट, हाँ ये है लीव इनकैशमेंट, जो आपका आपका एक 2 ट्रिप आउट ऑफ 4 ब्लॉक ईयर, 2 ट्रिप आउट ऑफ 4 ब्लॉक ईयर, ये हो गया लीव ट्रैवल कंसेशन जो हमने कल के क्लास में किया था। LTC रिसीव बाय एम्प्लॉयर्स दैट टू, आपको कोई भी प्लेस इन इंडिया विजिट करना होगा, तो आप या तो लीव में हो, आफ्टर रिटायरमेंट अमाउंट ले रहे हो, या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, 2 ट्रिप अलाउ करेगी कंपनी आउट ऑफ 4 ब्लॉक कैलेंडर, 4 ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, 2 ट्रिप ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो ये भी हमने लीव इनकैशमेंट कर दिया। VRS बचा है, वो हम पढ़ लेंगे। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल अंडर न्यू रिजीम। इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, उस पर मिलता है। गिफ्ट 50,000, ये हम पढ़ेंगे। डिडक्शन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एनपीएस अकाउंट, अभी हमने पढ़ा एनपीएस अकाउंट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट, ठीक है, तो अलाउड है 80cc_D के अंदर। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में डिडक्शन मिलती है। बजट इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमने पढ़ा 50,000 का, एंड फैमिली पेंशन भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है डिडक्शंस के लिए। अग्निवीर कॉर्पस फंड 80CH2, तो आपको याद करना है अग्निवीर कॉर्पस फंड 80CCH2 फ्रॉम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024 टू 2025। नया इनकम टैक्स रिजीम जो है, जो आपका 3 लाख वाला हमने देखा है, वो ही आपका डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करना है, ओल्ड मतलब वो 2.5 लाख वाला हम लोग बात कर रहे हैं जो टैक्स स्लैब था, तो आपको फाइलिंग करने से पहले, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा इफ यू आर हैविंग अ बिजनेस इनकम, ठीक है। नॉन बिजनेस इनकम टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा कि वो स्विच कर सकते हैं टू रिजीम में एनुअल बेसिस पे। मतलब देखो, जो बिजनेस पर्सन है उनको बार बार फ्लिप करने का, कभी ओल्ड कभी न्यू, कभी ओल्ड न्यू कभी ओल्ड, ऐसे फ्लिप करने का ऑप्शन अलाउड नहीं होगा। बट अगर आप एक नॉन बिजनेस एम्प्लॉय हो, नॉन बिजनेस टैक्स पेयर हो, तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड में स्विच कर सकते हो एनुअल बेसिस पे। वही पॉइंट लिखा है, ठीक है, एनुअल बेसिस पे नॉन बिजनेस वाले कर सकते हैं। बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, रिड्यूस टैक्स रेट है, हमने टैक्स कैलकुलेशन भी किया था, कम आ रहा था। बट ओल्ड में 70 आपका एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस है, एंड न्यू में आपको कुछ ही डिडक्शंस अवेलेबल है, और ओल्ड में ज्यादा टैक्स रेट आपको पे करना पड़ रहा था। ओल्ड में आपका टैक्स रेट जो है ज्यादा आ रहा था, बट न्यू में थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। अब ये हो जाता है आपका नया कुछ इनकम के बारे में एंड उसके रेट के बारे में, ठीक है। LTCA हो गया, STCA दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, STCA दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाला भी आई थिंक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, लीव इनकैशमेंट, एक मिनट, ये लीव ट्रैवल अलाउंस था ना, लीव इनकैशमेंट थ्योरी, तो ये वाला है ना लीव इनकैशमेंट, ये वाला है, अच्छा ये वाला है, ठीक है। ये वाला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 लाख पहले था, अभी ये 25 लाख हो गया है लीव इनकैशमेंट 1010A, तो ये वाला भी हमने कर लिया है। VRS बचा हुआ है, कर लेंगे। LTCA ठीक है, अभी यहीं से पढ़ते हैं, अभी मिल नहीं रहा उसमें। देखो LTCA का क्या कंडीशन है, LTCA दैट इज सेक्शन 112 में फॉल होता है। LTCG मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो सेक्शन 112 में आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपका 20% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, ये आपको याद रखना, एकदम शॉर्ट में मैंने करके दिया है। सेक्शन 112 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉल होता है, जिसमें टैक्सेशन का पार्ट क्या होता है, LTCG सेक्शन 112 में अगर आप विदाउट इंडेक्सेशन हो, दैट मीन्स आपको 20% लगेगा चार्ज, एंड आप अगर विथ इंडेक्सेशन हो, विथ
इंडेक्सेशन मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ आई लिख रही हूँ, ठीक है। विद इंडेक्सेशन में आपका 10% लगता है फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, तो सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन LTCGA जो सेक्शन 112 में ए में टैक्सेबल होगा। मतलब दो सेक्शन है, एक है 112 और एक है 112A, 112 एंड 112A। 112 में वही टैक्सेबल होगा जो 112A में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो 112 की अगर बात करें तो यहाँ दैट इज विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन दैट इज 10% फॉर अनलिस्टेड शेयर्स। अब 112A यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ पे लिखा है जो इसमें टैक्सेबल नहीं होगा, 112A that is long term capital gain ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स मतलब यहाँ पे जो लिस्टेड नहीं होता है, यहाँ पे हम लिस्टेड शेयर्स को लेंगे। इक्विटी शेयर्स हो गया कंपनी का, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गया, ये सब आपका 112A में फॉल करेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है बेनिफिट को अवेल करने के लिए, जैसे कि इसमें सिर्फ 10% मिलेगा LTCG एक्सीडिंग 1 लाख, मतलब LTCG अप टू 1 लाख तक आपका कोई भी टैक्सेशन नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दैट टू लिस्टेड शेयर्स की हम बात करें, सेक्शन 112A में जो फॉल होगा, लिस्टेड शेयर्स की बात करें तो 1 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर अमाउंट 1 लाख से एग्जेम्प्ट करता है, 1 लाख से एग्जेम्प्ट नहीं, 1 लाख से एक्सीड करता है, देन आपका 10% जो है ये लगेगा चार्ज, ठीक है। डिडक्शंस अलाउ मीन्स 10% चार्जेबल होगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर अनलिस्टेड शेयर्स जो कि आपका 112 में ए में कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसमें आपका विदाउट इंडेक्सेशन दैट इज 20% एंड विथ इंडेक्सेशन दैट इज 10%, ठीक है। अब हम सेक्शन 112A की बात करते हैं, तो 112A में आपका सारा LTCG वो सब आएगा जो लिस्टेड शेयर्स में होता है, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट बिजनेस ट्रस्ट। तो इसका क्या कंडीशन है कि अगर आपका अमाउंट 1 लाख से एक्सीड करता है तब आपका 10% लगेगा, ठीक है। और अगर अमाउंट 1 लाख से एक्सीड नहीं करता है, 1 लाख से बिलो है, एक्सीड नहीं करता है, तब ये पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी है, दो कंडीशंस पढ़ा हमने 112A। उसी तरीके से 11A है, 11A तो 11A है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए, 11A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 111A है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब ये सब में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है 1/10/2004 के बाद देन 15% आपका लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में स्ट्रेट अवे 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में स्ट्रेट अवे 15%, ठीक है, इस चार्जेबल। 115BB सेक्शन, 115BB सेक्शन, तो 115BB सेक्शन। अब बीबी से ना हमें याद रखना है हॉर्स की बातें, ठीक है। बीबी हॉर्स रेस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग जैसे एक्टिविटीज। तो इससे अगर हम अमाउंट जीतते हैं, विनिंग, इससे हम अगर अमाउंट जीतते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेस हो गया, ठीक है, हॉर्स रेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, तो इसमें स्ट्रेट अवे 30% आपको याद रखना है, स्ट्रेट अवे 30% याद रखेंगे। विनिंग फ्रॉम 115BB जहाँ पे हम लॉटरी से जीतते हैं अमाउंट, क्रॉसवर्ड पजल से अमाउंट जीतते हैं, कोई गेम से, हॉर्स रेस से, कार्ड गेम से, गैम्बलिंग से, बेटिंग से, तो इसमें 30% आपका अलग जाएगा चार्ज, ठीक है। 115BBE, 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 115BBE। अब इसमें देखो क्या है, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई ऐसा अमाउंट जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसको हम हिडन रख रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आया कहाँ से, ये कहाँ से आपका एंट्री हुआ, इसमें स्ट्रेट अवे 78% चार्ज लगेगा,
78%। तो ये सारे कंडीशंस जो आपको याद रखना है, अनएक्सप्लेन्ड मनी दैट इज 115 BBE, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डीम्ड इनकम, ये सब हो गया 78% होगा।